नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध होता है इसके संबंध में चर्चा करूंगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी बीएड बीटीसी प्रशिक्षु जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, जो सीटेट की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए ये आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी पहली बार मुझसे जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और एक छोटा सा कमेंट लिखेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है, शिक्षण किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करता हूँ। शिक्षण को आपने कई तरह से पढ़ा है। शिक्षण में आप लोगों को सिम्पसन की परिभाषा मैंने बताया था कि शिक्षण सिम्पसन की लिख देता हूँ, सिम्पसन शिक्षण के संबंध में सिम्पसन का कथन मैंने बताया था कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अर्थात शिक्षक कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अर्थात स्टूडेंट, आप जैसे प्रशिक्षु, तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिक परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये सिम्पसन महोदय का कथन रहा। रायबर्न ने शिक्षण को 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया। रायबर्न शिक्षण को 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया। शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। साथियों, इसके विषय में तमाम शिक्षा शास्त्री, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा दार्शनिकों के विचार आप सुन चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षण की तमाम परिभाषाओं को दिया है। अधिगम, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है, सीखना, इसके तमाम आगे चल करके हम सिद्धांत को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। सीखना क्या है, कोई बालक अथवा व्यक्ति कैसे सीखता है, सीखने की प्रक्रिया को हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं। सीखने से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपके समक्ष हमने रखा है। जैसे किसी के व्यवहार को देख करके जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं तो उसे सीखना कहा जाता है। किसी के द्वारा अच्छे किए गए कार्य को देख करके उसके जैसा हम भी कार्य करना शुरू कर देते हैं तो वो सीखना कहा जाएगा। तो इस तरह से अधिगम की कई परिभाषाएं हमने लिखा है, आपके समक्ष रख देते हैं। व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को किसने अधिगम माना है?
व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को किसके द्वारा अधिगम माना गया है? तो साथियों ये जो है गिलफोर्ड के द्वारा जो है, गिलफोर्ड का एक कथन है, गिलफोर्ड। इन्होंने कहा है कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। इन्होंने यह भी कहा है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह भी कहा है, इन्होंने यह भी कहा है कि एक व्यक्ति का व्यवहार देखकर सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन यदि आ जाता है तो उसे भी सीखना कहा जाता है। तो तमाम इस पहले वाली परिभाषा को गिलफोर्ड महोदय ने अपने माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। दूसरा है अधिगम नवीन ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। सीखना जो है नया ज्ञान और नई अनुक्रिया। नया ज्ञान किसे कहेंगे साथियों? नया ज्ञान हम उसे कहेंगे जिसको हमने कभी न सुना न देखा, और जब वो हमारे सामने आ गया तो हमारे लिए नया है। अनुक्रिया किसे कहेंगे? अनुक्रिया साथियों उसे कहेंगे कि किसी के द्वारा किए गए क्रिया को देख करके जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को देख करके हम उसके जैसा कार्य जब करना शुरू करते हैं तो उसके अनुसार जो हमारा कार्य हुआ वो हमारी अनुक्रिया हो गई। तो यहाँ पर अधिगम को बताया गया है कि नवीन ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की, जो हमने नया देखा उसको ग्रहण कर लिया, उसको हमने सीख लिया, उसी को जो है ग्रहण करने की एक प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। ये कहा किसने है? तो साथियों ये कहा है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ महोदय का कथन है कि अधिगम नवीन ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को ग्रहण करने, आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को ग्रहण करना ही अधिगम है। आदत किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? मैं चाहूंगा कि जितने साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखिएगा कि आदत किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको आदत के विषय में जानकारी होगी, किसी न किसी अनुभव को आप जरूर शेयर करेंगे। तो आदत किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, इसको कमेंट में आप लिखिएगा, अन्यथा फिर मैं बताऊंगा। खुद नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा कि आदत किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है। तो आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को ग्रहण करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? तो साथियों ये क्रो व क्रो का कथन है। क्रो व क्रो का कथन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बीटीसी जो प्रथम सेमेस्टर में है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके 20 क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं। ये सब क्वेश्चंस जो है आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए जो है कि ये महत्वपूर्ण होगा। 20 नहीं आते हैं, मैं तो 100 प्रश्न का जो है कि असाइनमेंट बनवाता हूँ। आपके लिए जो क्वेश्चन होते हैं कम होते हैं, लेकिन 50 नंबर का होता है, ये जान लीजिए। 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 जो है बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरी और 5 क्वेश्चन जो होता है 2-2 नंबर का होता है, या 10 क्वेश्चन। इस तरीक़ा से आपके 50 नंबर के जो है सारे क्वेश्चन बनते हैं।
तो आप जो है अगला क्वेश्चन, शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता। शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता, किंतु अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं है। अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता। शिक्षण के बिना अधिगम, सीखना है तो शिक्षण चाहिए ही चाहिए। अगर शिक्षण आपको नहीं मिलेगा, कोई सिखाने वाला ही नहीं मिलेगा, तो लर्निंग कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे। तो इसलिए किसी ने कहा है, अभी हम नाम की चर्चा करेंगे कि किसने कहा है। किसी ने कहा है कि शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं है। जब तक शिक्षण कार्य नहीं होगा, जब तक कोई सिखाने वाला नहीं होगा, तब तक किसी को सीखना संभव नहीं है। लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। कोई सीखे चाहे न सीखे, लेकिन सिखाने वाला अपना कार्य तो करेगा। शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो शिक्षक की सारी बातें सबको समझ में नहीं आती हैं। अगर सारी बातें सबको समझ में आती तो साथियों सबका रिजल्ट का जो परसेंटेज होता है एक समान होता। क्यों, कोई फर्स्ट क्लास पास होता है, कोई डिक्टेंशन लेकर आता है, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई फेल होता है। इसी को जो है कहा किसने है, ये ग्रीन महोदय का कथन है। ग्रीन महोदय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता। जब तक कोई शिक्षण कार्य, कोई सिखाने वाला ना हो, तो सीखने वालों का ज्ञान में वृद्धि हो ही नहीं सकती। लेकिन अधिगम के बिना जो है शिक्षण कार्य जरूर होगा। इसलिए होगा कि जो सिखाने वाला शिक्षक होता है वो अपना कार्य जरूर करेगा, उसके कार्य से कोई सीखे चाहे न सीखे। तो ये ग्रीन महोदय का कथन है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन। अब साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण तथा अधिगम में संबंध को स्पष्ट कीजिए। आपसे C-TET की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन 21 तारीख को, आज के ठीक जो है दूसरे सप्ताह में, एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में आपका परीक्षा होना है। शिक्षण में अनुदेशन होता है। शिक्षण में अनुदेशन होता है भाई। अनुदेशन होता है, शिक्षण में अनुदेशन होता है। ये पहला पॉइंट है, शिक्षण में अनुदेशन होता है। तो इसमें जो संबंध स्थापित किया गया है अधिगम में जो है शिक्षण और अनुदेशन, शिक्षण और अनुदेशन दोनों सहायक होते हैं भाई। ये दोनों सहायक होते हैं, इसलिए इसका आपस में संबंध है। दूसरा पॉइंट, शिक्षण जो है व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक है। शिक्षण व्यापक बताया गया है भाई। व्यापक प्रत्यय कर लीजिए। शिक्षण व्यापक प्रत्यय है। तो अधिगम में क्या है, सीखने का जो अनुभव होता है साथियों, वह शिक्षण तथा अनुदेशन इन दोनों के द्वारा जो है ये अधिगम अनुभव जो है, ऐसे लिख देते हैं, अधिगम अनुभव ये शिक्षण और अनुदेशन दोनों के द्वारा प्राप्त होता है साथियों। इसलिए इसमें दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण के द्वारा जो है व्यवहार के तीनों पक्षों में परिवर्तन लाया जाता है भाई। व्यवहार के तीनों पक्ष,
व्यवहार के तीनों पक्ष में परिवर्तन। शिक्षण के द्वारा व्यवहार के तीनों पक्ष में परिवर्तन लाया जाता है। और यहाँ पे व्यवहार के तीनों पक्ष जो है अधिगम में सहायक होते हैं भाई। व्यवहार के तीनों पक्ष अधिगम में सहायक होते हैं। अब साथियों हम अपने आपको जो है कि शिक्षण और अधिगम में संबंध को, ये व्यवहार के तीनों पक्ष ये कौन कौन से होते हैं? व्यवहार कहते किसे हैं? व्यवहार, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बिहेव? ये क्या होता है व्यवहार? कुछ लोग सकते में आ गए होंगे कि अरे अब इतना उम्र बीत गया, सब तो व्यवहार है, लेकिन होता क्या है, किसे कहते हैं? आज मुझे हाई स्कूल के कुछ बच्चे मिले थे, 5 बच्चे एक साथ मिले थे, और उन लोगों से मैंने पूछा है कि बच्चों किस क्लास में आप लोग पढ़ते हो, तो सब बताए हैं 9 में 10 में ये बताए हैं। एक लड़का उसमें 6 का था। मैं कहा कि मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ? तो कहे हाँ पूछिए, लेकिन हम लोग के क्लास का ही पूछिएगा। वो जान गए हैं, मेरे पहनावे से, बोलचाल से जान गए हैं कि कुछ पढ़े लिखे शब्दों में बोल रहे हैं, तो कुछ पढ़े ही लिखे की बात करेंगे। तो साथियों मैंने उनसे कहा भी है कि एक छोटा सा कक्षा 1 का आप लोगों से मैं प्रश्न करूंगा, और आप जो है कि उसे हल करके मुझे बता दीजिए। कक्षा 1 का पूछूंगा, आप तो कक्षा 9 में 10 में पढ़ रहे हैं, ये 6 में पढ़ रहे हैं। तो साथियों मैंने पूछा क्या है, एकदम यहाँ पे व्यवहार की चर्चा है, वहाँ भी उसी तरह से कुछ हो गया है। यही मैंने पूछा है कि स्वर किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वावेल? ये कितने प्रकार का होता है? बस इतना ही मैंने पूछा है कि स्वर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। 5 में 5 टाटा फिक्स हाई स्कूल में पढ़ते हैं, और ये इनका पढ़ाई और कढ़ाई दोनों का परिचय मिला है। फिर मैंने उनको बताया है कि स्वर किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। कोई 5 बताए, कोई 11, कोई 13, कोई 15, इस तरह का से मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों का छटैया कर रहे थे लोग कि चलिए तुक्का बैठा दिया जाए, कोई सही हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी नहीं होता है साथियों। जो भी आप पढ़ें शिक्षक के द्वारा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर उसी तरह खेल खिलौना की तरह से खेलते रह जाएंगे, समय व्यतीत हो जाएगा। तो फिर वही कहावत होगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब दाना खेत से निकल गया तो फिर वो कहाँ मिलने वाला है, वो तो किसी के दूसरे का आहार बन गया। तो साथियों यहाँ पे व्यवहार कहते किसे हैं? जब अनुक्रिया जटिल होती है तो वह व्यवहार का रूप ले लेती है। अब कुछ लोग सकते में आ गए होंगे कि अनुक्रिया क्या होती है। तो साथियों अनुक्रिया जब जटिल होती है, अनुक्रिया जटिल क्यों होती है? जिससे कि व्यवहार का निर्माण होता है, क्यों जटिल होती है? अनुक्रिया इसलिए जटिल होती है, इसलिए व्यवहार का रूप धारण करती है कि अनुक्रिया से पहले कोई क्रिया होती है, और उस क्रिया को देख करके जब हम क्रिया करते हैं तो वह अनुक्रिया बन जाती है। और अनुक्रिया जटिल कैसे होती है? जो क्रिया को हम देख करके क्रिया करते हैं और जब तक उसके जैसा हम कार्य नहीं कर पाते हैं
तब तक उसको बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, जब तक हमें उस क्रिया से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। और जब संतुष्ट हो जाते हैं तो वो मेरे लिए व्यवहार हो जाती है। तो साथियों, बड़े ध्यानपूर्वक किसी कार्य को किया जाता है, और जब तक वह माइंड में बैठे ना, तब तक वह आपके लिए ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होगा। नहीं तो वही रटन्तु विद्या पठन्तु नाही, अब पठन्तु विद्या चलन्तु नाही, ये सिस्टम हो जाएगा। आगे आकर के कठिनाई होगी। शिक्षक बनना है तो शिक्षा को रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।